बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे ताकि हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आसानी हो। तो हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है कतारी कालब। ऐसा कालब कतारी कालब कहलाता है जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। और इसके नाम से भी साफ जाहिर था कि कतारी कालब है तो इसका मतलब है इसमें सिर्फ एक ही कतार होगी। मसलन हमारे पास एक कालब M है जिसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक कतार है। अब इस पे कालमों की कोई शर्त नहीं है कि कालम हम देखें तो इसमें 3 कालम हैं, लेकिन शर्त यह है कि कतार एक होनी चाहिए। तो ये कौन सा कालब कहलाएगा? कतारी कालब कहलाएगा। अगर इसका मर्तबा देखें तो हमारे पास एक कतार है, 3 कालम है, तो मर्तबा इसका 1/3 बनता है। लेकिन हम डेफिनेशन में सिर्फ डेफिनेशन और मिसाल लिख देंगे तो हमारा यही जो है आंसर मुकम्मल हो जाएगा। और दूसरा कालब देखें, एक n कालब है, उसके अंदर भी हमारे पास एक कतार है, तो इसका मतलब है n भी हमारे पास एक कतारी कालब है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है कालमी कालब। अब देखें बिल्कुल ही आसान बात कि अगर कतारी में एक कतार होती है तो कालमी में एक कालम होगा। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ऐसा कालब कालमी कालब कहलाता है जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो, जिसमें सिर्फ एक कालम हो और कतारों की कोई कैद नहीं है, कालम एक होना चाहिए। तो हमारे पास एक M कालिब है, उसके अंदर हम देखें कि एक कालम है। N कालब देखें उसमें सिर्फ एक ही कालम है, हमें कतारों की गर्ज नहीं है, लेकिन कालम एक होगा तो कौन सा कालिब होगा? हमारे पास कालमी कालब होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। एक और डेफिनेशन है हमारे पास कि मुस्ततीली कालब। ऐसा कोई भी कालब मुस्ततीली कालब कहलाता है जिसमें कतारों की तादाद उसके कालमों की तादाद के बराबर ना हो। बिल्कुल सादा सी बात कि कतारों और कालमों की तादाद अगर बराबर नहीं है तो वो मुस्ततीली कालब है। मसलन हमारे पास कालब A है, इसमें हम देखते हैं कि कितनी कतारें हैं, 1 2 3, 3 कतारें हो गई। अब इसमें कालम भी गिन लेते हैं, 1 2। अब 3 कतारें 2 कालम, इसका मतलब बराबर नहीं है तादाद, तो ये कौन सा कालब हो गया? मुस्ततीली हो गया। अब हम B देखते हैं, 1 2, 2 कतारें, हम कालम देख लेते हैं, 1 2 3, 3 कालम, 2 कतारें 3 कालम बराबर नहीं है तो मुस्ततीली कालब। कालब C देख लें, 1 कतार 1 2 3, कालम कितने हो गए? 3, बराबर नहीं है तादाद तो मुस्ततीली कालब है। कालब D देख लें, 1 2 3, 3 कतारें और 1 कालम, तादाद बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मुस्ततीली कालब हो गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास मुरब्बी कालब। एक दिया हुआ कालब मुरब्बी कालब कहलाता है अगर उसके में मौजूद कतारों की तादाद उसमें कालमों की तादाद के बराबर हो। अब अगर तादाद बराबर हो जाए तो फिर हमारे पास वो कौन सा कालब होता है? मुरब्बी कालब होता है। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। मसलन हमारे पास एक कालब है, 1 2, 2 कतार। अब हम कालम देखते हैं, 1 2, 2 कालम, 2 कतार 2 कालम, तो इसका मतलब है ये कौन सा कालब हुआ? मुरब्बी हुआ। अब कालब B को देखते हैं, हमारे पास 1 2 3 कतारें हो गई, 3 कालम देखते हैं हम, 1 2 3 कालम भी कितने हो गए? 3। कतारों और कालम की तादाद बराबर है तो इसका मतलब है B एक मुरब्बी कालब है। अब हम C को देखते हैं कि C में हमारे पास एक कतार और एक ही कालम, तो एक कतार एक कालम तादाद बराबर तो कौन सा हो गया? मुरब्बी हो गया। तो बिल्कुल इस सादा से हमारे जहन में एक बात आ गई कि कतारों और कालमों की तादाद बराबर होगी तो वो मुरब्बी कालब होगा। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास है सिफरी कालब। अब नाम से जाहिर है सिफरी कालब है तो इसका मतलब इसके तमाम अरकान क्या होंगे? सिफर होंगे। हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। एक दिया हुआ कालब सिफरी कालब कहलाता है अगर उसमें हर रुकन सिफर हो, हर रुकन सिफर हो। तो हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। आप A में देखें तमाम अरकान सिफर, B में देखें तमाम सिफर, C में देखें सिफर, D के अंदर देखें सारे सिफर, E के अंदर देखें सारे सिफर। तो इसका मतलब है ये सारे तमाम के तमाम कालब सिफरी कालम हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास ट्रांसपोज कालब।
दिए हुए कालब m की कतारों को कालमों में बदलने से नए कालब को लिखते हैं, m के ऊपर t लिख देते हैं कि कालब को m का ट्रांसपोज कालब कहा जाता है। अब हमें क्या समझ आई कि कतारों को कालमों में बदल दें या कालमों को कतारों में बदल दें, तो हमारे पास हासिल होने वाले कालब को ट्रांसपोज कालब कहा जाता है। मसलन हम मिसाल देखते हैं कि हमारे पास a है, a एक कालब है, ये है इसकी कतार 1 2 -1, इसको उठा के हमने बना दिया कॉलम 1 2 -1। दूसरी इसकी कतार है 2 1 4, हमने बना लिया इसका दूसरा कॉलम 2 1 4। तीसरी इसकी कतार है 3 0 -2, तो हमने यहाँ पे तीसरा कॉलम बना दिया 3 0 -2। अब ये क्या बन गया, ए का ट्रांसपोज बन गया। तो इसका मतलब है कतारों को कालमों में या फिर कालमों को कतारों में बदल देने से कालिब का ट्रांसपोज आता है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मनफी कालब। दिए हुए कालब ए का मनफी कालब -a होगा, जिसमें दिए हुए कालब ए का हर रुकन उसके मनफी अंदराज में बदल दिया जाए। अब हमें क्या यहाँ से मालूमात मिल जाती है कि हमें अगर किसी कालब का मनफी कालब चाहिए तो हम उसके हर रुकन को उसके मनफी अंदराज में बदल देंगे, या दूसरे सादा अल्फाज में हम उसकी अलामत उसके साथ जो भी होगी उसको बदल देंगे। अब कालब ए है हमारे पास, हमें इसका चाहिए मनफी कालब -a। इधर है 1, क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। इधर है -2, 2 कर देंगे। इधर है 3, -3 कर देंगे। इधर है 4, तो -4। इसका मतलब है हर रुकन को माइनस से ज़रब दे दें तो मनफी कालब आ जाता है। माइनस से ज़रब देने से उसकी अलामत बदल जाएगी, प्लस का होगा तो माइनस, माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये ए का मनफी कालब आ जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सिमेट्रिक कालब। एक ऐसा मुरब्बी कालब ए सिमेट्रिक कालब कहलाता है जिसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कालब ए के मुसावी हो। क्या समझ आई हमें, यानी कालब ए सिमेट्रिक कालब होगा अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए, कि हम उसका ट्रांसपोज लें दोबारा वही आ जाए, तो इसका मतलब है वो कालब क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कालब कहलाएगा। हम ट्रांसपोज लेंगे। मसलन हमारे पास एक कालब एम है, एम का हम लेते हैं ट्रांसपोज, ये एम का ट्रांसपोज लिया हमने। हमारे पास पहली कतार क्या है, 1 2 3, ये पहला कॉलम हमने बना दिया 1 2 3। दूसरी कतार है 2 1 -4, ये दूसरा उसका कॉलम बना दिया 2 1 -4। तीसरी कतार है 3 4 0, तो हमने इसका तीसरा कॉलम बना दिया 3 4 0, ट्रांसपोज ले लिया। अब हम करते हैं मवाजना, क्या दोनों बराबर हैं, क्या वही आया है दोबारा, तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक होगा। तो अब हम मवाजना कर लेते हैं। एम का पहला रुकन है 1, इधर भी 1 ट्रांसपोज का, दूसरा 2 ट्रांसपोज का भी 2, तीसरा 3 ट्रांसपोज का भी 3। अब दूसरी कतार में 2 2 -1 -1 4 4 3 3 4 4 0 0, तो ट्रांसपोज लेने से भी वही आ गया है। तो इसका मतलब है बस साबित हुआ कि कालब एम एक सिमेट्रिक कालब है। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक कालब। एक मुरब्बी कालब ए को स्क्यू सिमेट्रिक कालब कहा जाता है अगर ए का ट्रांसपोज -a के बराबर आ जाए, ए के बराबर ना आए, -a के बराबर आए, तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक कालब होगा। मसलन हमारे पास कालब ए है, हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज 0 2 3, पहली कतार 0 2 3 पहला कॉलम बना दिया, -2 0 1 दूसरा कॉलम बना देंगे -2 0 1। तीसरी कतार है -3 -1 0, और तीसरा कॉलम बना दिया -3 -1 0। ये हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज लेने के बाद हम देखते हैं कि ये किस तरह से -a के बराबर आता है। या तो पहले आप सादा से ऐसे करें कि माइनस बार कॉमन ले लें, तो जैसे ही माइनस बार कॉमन लेंगे तो हर एक अंदर वाले रुकन की अलामत भी बदल जाएगी। ये बाहर में हमने माइनस कॉमन लिया तो इधर हमारे पास 0 है तो पहला 0 आ जाएगा, दूसरा -2 है तो यहाँ पे क्या आ गया, जमा का 2 आ गया, तीसरा -3 है तो हमारे पास क्या आ गया, जमा का 3 आ गया। दूसरी कतार में पहला 2 है, इधर -2 आ गया, 0 0 का वैसे 0, -1 है तो हमारे पास जमा का 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस बार कॉमन लिया है, हर एक के अंदर अलामत बदल जाएगी। 3 है तो माइनस का 3, 1 है तो माइनस का 1, 0 अपनी जगह 0 आ जाएगा, बाहर माइनस कॉमन लिया। अब माइनस कॉमन लेने के बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास ये कालब आया है ये किसके बराबर है। अगर हम इसको देखें, इसका ए के साथ मवाजना करें तो हमारे पास पहला रुकन 0, इधर भी 0,
दूसरा रुकन 2, यहाँ पे भी 2, तीसरा रुकन 3, यहाँ पे भी 3, दूसरी कतार में -2 -2, 0 0 1 1, -3 -3, -1 -1, 0 0। माइनस कॉमन लेने के बाद ये फिर किसके बराबर आ गया? ए के। तो हम लिख सकते हैं कि माइनस इंटू ए, कि हमने ए का ट्रांसपोज लिया, वो किसके बराबर आया? -a के बराबर आया। तो इसीलिए हम ए को कौन सा कालब कहेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक कालब कहेंगे। ए के बराबर नहीं आया बल्कि -a के बराबर आया है। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है वत्री कालब की। ऐसा मुरब्बी कालब वत्री कालब कहलाता है जिसमें वत्तर के अरकान में कम अज कम एक रुकन गैर सिफर वत्तर के अरकान में और बाकी तमाम अरकान सिफर हों, वत्री कालब कहलाता है। कि वत्तर के अरकान में से कम अज कम एक गैर सिफर होना चाहिए, सिफर के अलावा होना चाहिए, ठीक है, बाकी सारे सिफर हों। अब पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास मसलन ए कालब है, वत्तर क्या है? ये वत्तर है हमारे पास, इसमें देखें सारे ही गैर सिफर हैं, ओके, कोई मसला नहीं है। ऊपर वाले देखें 0 0 0 0 0 0, इसका मतलब वत्तर में से सारे गैर सिफर हैं और बाकी ऊपर वाले सिफर हैं। तो हमारे पास ये कौन सा कालब है? वत्री कालब है। अब हम बी को देखते हैं। कालब बी को जब आप देखें तो इसमें देखें वत्तर के अरकान ये हो गए, ऊपर भी सिफर नीचे भी सारे सिफर, ऊपर सिफर हैं सारे, नीचे भी सिफर हैं, और वत्तर में 1 2 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी वत्री कालब है। कालब सी की मिसाल देखें तो हमारे पास 0 1 3 ये वत्री कालब है। तो वत्र में 1 और 3 खड़ा है, 2 रुकन हैं जो गैर सिफर हैं, और ऊपर वाले सारे क्या हैं? हमारे पास सिफर हैं, तो ये वत्री कालब हो गया। तो इसमें एक रुकन भी कम अज कम वत्र में गैर सिफर होना चाहिए, ऊपर भी सिफर हो नीचे भी सिफर हो। अगर सारे भी गैर सिफर होंगे वत्र वाले, तब भी वो कौन सा कालब होगा? वत्री कालब होगा। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है स्केलर कालब। ऐसा वत्री कालब जिसमें वत्तर के तमाम अरकान या अंदराज यकसा हों, स्केलर कालब कहलाता है। कि वत्तर के अरकान एक जैसे होने चाहिए, उसको हम स्केलर कालब कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक कालब की मिसाल दी, वत्तर में देखें के लिखा हुआ है, सारे अरकान एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा कालब है? स्केलर कालब है। वत्री होना लाजमी है, ऊपर देखें सारे सिफर हैं, वत्री है, लेकिन वत्तर की खास किस्म है क्या है? स्केलर है। कालब ए देखें, वत्तर के तमाम अरकान देखें 2 2 2 लिखे हुए हैं, ऊपर सारे सिफर सिफर, वत्री भी है, और वत्तर के तमाम अरकान एक जैसे हैं, तो ये स्केलर है। बी देखें, वत्तर के तमाम अरकान एक जैसे हैं, स्केलर कालब है। सी देखें, वत्तर में 5 हैं, स्केलर कालब है। नेक्स्ट है हमारे पास वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब। अब वहदानी का मतलब वाहिद है, वाहिद का मतलब एक होता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हमें वो डेफिनेशन समझाता है कि एक वत्री कालब जो स्केलर कालब भी हो और हर वत्री रुकन एक हो, वहदानी या ज़रबी दातिब कहलाता है, जिसको आई से जाहिर किया जाता है। इस कालब को हम आई से जाहिर करते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास ए कालब एक वहदानी या ज़रबी ज़ाती है, वत्तर के तमाम अरकान एक होने चाहिए, देखो एक एक है, तो इसको हम स्केलर भी कह सकते हैं क्योंकि एक जैसे तो हैं, लेकिन फिर एक खास किस्म में ये कौन सा है? वहदानी कालब है। उस पर कालब बी को देखें, वत्र में क्या है? एक एक है, तो ये भी हमारे पास कौन सा कालब है? वहदानी कालब है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो पढ़नी लाजमी थी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले, क्योंकि हमें एक्सरसाइज में काफ़ी हेल्प होगी अगर ये डेफिनेशंस हमने थोड़ी समझ ली अच्छे से। तो अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं 1.2 के दिए हुए मुदरजा झैल कालबों में से वहदानी कालब, कतारी, कालमी, सिफरी कालबों की शनाख्त और तस्दीक करें। हमें देखना है कि कौन सा कालब वहदानी है, कतारी है, कालमी है या फिर सिफरी है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन कि हमारे पास कालब ए दिया गया है, वो है 0 0 0 0। अभी हमने प्रैक्टिस कर ली, तो आप लोग ये हमें बताएंगे कि कालब ए कौन सा कालब है। हम कहेंगे कालब ए सिफरी कालब है क्योंकि इसके तमाम अरकान सिफर हैं। ये उसकी तस्दीक भी होगी क्योंकि इसके तमाम अरकान सिफर हैं, तो ये कौन सा कालब है? सिफरी कालब है। अब कालब बी लिखते हैं हम कि बी बराबर है 2 3 4। अब अगर कालब बी को देखें तो ये कौन सा कालब है?
अगर मैं आपसे पूछूं कि कालब बी बताएं कौन सा कालब है, तो आप कहेंगे कि इसमें तो सिर्फ एक ही कतार है, तो ये फिर कौन सा कालब हुआ? कतारी कालब हुआ। तो हम लिख देते हैं कालब बी कतारी कालब है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कतार है। अब कालब डी को लिखते हैं हम कि कालब डी बराबर है 1 0 0 1। अब कालब डी को जब हम गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है एक तो ये है वतरी कालब है, और वत्तर में तमाम अरकान एक जैसे हैं तो हम कह सकते हैं स्केलर है, लेकिन तमाम अरकान एक एक हैं तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा है? वहदानी कालब है। तो हम लिखेंगे कालब डी वहदानी कालब है, क्योंकि इसके वत्तर के तमाम अरकान एक हैं। उसके बाद लिखते हैं हम कालब ई बराबर है 0। एक ही रुकन है और वो भी 0 है, तो इसका मतलब है ये तो सिफरी कालब हुआ। तो हम लिखेंगे कालब ई सिफरी कालब है, क्योंकि इसके तमाम अरकान 0 हैं। उसके बाद हम लिखते हैं कालब एफ बराबर है 5 6 7। अब मैं आपसे पूछूंगा ये कौन सा कालब है, तो आप कहेंगे इसमें तो सिर्फ एक ही कालम है, तो ये तो कालमी कालब हुआ। तो हम लिख देते हैं कि कालब एफ एक कालमी कालब है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कालम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने शनाख्त भी करनी थी और थोड़ी तस्दीक भी बतानी थी कि इसको हम कालमी या इसको कतारी या इसको सिफरी क्यों कहते हैं, तो हमने नीचे लिख भी दिया। अब हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 2 की तरफ। नीचे दिए हुए कालबों में से मुरब्बी कालब, मुस्ततीली कालब, कतारी, कालमी, वहदानी और सिफरी कालबों की सिर्फ शनाख्त करनी है, बाकी कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ हमने बता देना है कि कौन सा कालब कौन सा है। तो सबसे पहले हम पहला कालब लिखते हैं। हमारे पास है -8 2 7 12 0 4। जब हम इस कालब को देखें तो इसमें हम कतारों और कालमों की तादाद देख लेते हैं कि क्या बराबर है या ना बराबर है। तो अब जब देखते हैं कि इसमें 1 2 कतारें और 1 2 3 कालम हैं, तो कतारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे कि ये कौन सा कालब है? ये एक मुस्ततीली कालब है, जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं है। अब हम दूसरा लिखते हैं 3 0 1। इसमें अगर हम देखें तो इस कालब के अंदर सिर्फ एक कालम है, तो हम लिख सकते हैं कि ये कौन सा कालब है? ये कालमी कालब है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 6 -4 3 -2। इसके अंदर हम देखें तो 1 2 कतारें हैं, 1 और 2 ही कालम हैं। इसका मतलब है कतारों और कालमों की तादाद बराबर है, तो ऐसा कालिब कौन सा होता है भला? तो हम कहेंगे कि ये कालिब कौन सा है? मुरब्बी कालिब है, जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर है, तो ये मुरब्बी कालिब हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 1 0 0 1। अब देखें कि अगर हम इस कालिब को गौर से देखें तो हमारे पास वत्तर के अंदराज जो हैं वो एक एक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा कालब है? ये वहदानी कालब है। हमारे पास ये कालब वहदानी कालब है।
क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम लिखें 1 2 3 4 5 6। अब हम इस कालिब को गौर से देखें। हम इसमें कतारों और कॉलम की तादाद देख लेते हैं। 1 2 3, 3 कतारें हो गई। 1 2, 2 कॉलम हो गए। कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है, तो ऐसा कौन सा कालब होता है जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं होती? वो होता है मुस्ततीली कालब। तो ये हो गया हमारे पास मुस्ततीली कालब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 10 -1। जब इस कालब को हम गौर से देखें तो इसमें हमें सिर्फ एक ही कतार नज़र आती है। जब एक ही कतार नज़र आती है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला कालब हमारे पास कतारी कालब है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कतार है, तो ये एक कतारी कालब है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 0 0। तो अगर इस कालब को हम गौर से देखें तो इस कालब के अंदर हमें सिर्फ एक कॉलम नज़र आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला कालब जो है वो कालमी कालब है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। 8वां सवाल अगर हम लिखें 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। अगर हम इस कालब को देखें तो इस कालब के अंदर 1 2 3, 3 होगी कतारें, 1 2 3 और 3 ही हमारे पास कॉलम है। तो कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर है, तो ऐसा कौन सा कालिब होता है जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर होती है? और वो होता है मुरब्बी कालिब। तो हमारे पास ये कालिब मुरब्बी कालिब है, क्योंकि इसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर है। उसके बाद आखिरी 9वां सवाल हमारे पास 0 0 0 0 और 0। देखो तमाम अरकान 0 हैं, तो ऐसा कौन सा कालिब होता है जिसके तमाम अरकान या अंदराज 0 हों? तो हम कहेंगे कि वो सिफरी कालिब होता है। तो इसीलिए ऊपर दिया गया कालिब हमारे पास कौन सा कालिब है? सिफरी कालिब है, जिसके तमाम अरकान 0 हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर नीचे दिए हुए कालमों में से वतरी, स्केलर और वहदानी कालमों की शनाख्त करनी है हमने। तो सबसे पहले कालब ए, कालब ए हम लिख लेते हैं। हमारे पास है 4 0 0 4। तो देखें अगर कालब ए को आप गौर से देखें तो इसमें जो वतरी अरकान हैं वो 4 4 हैं, बराबर हैं। तो ऐसा किस कालब में होता है जिसमें वतर के अरकान एक जैसे हों और हो वो वतरी कालब, और वतर के अरकान यकसा हों, एक जैसे हों? तो ऐसा किस में होता है? स्केलर कालब में। तो हम कह सकते हैं कि कालब ए एक स्केलर कालब है। कालब ए हमारे पास एक स्केलर कालब है। अब बी लिख लेते हैं कि बी बराबर है 2 0 0 -1। तो बी को अगर आप गौर से देखें तो बी में 2 -1, वतर में 2 -1 है, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। तो इसका मतलब है ये कौन सा हुआ? वतरी। तो सिंपल हमारे पास कालब बी एक वतरी कालब है। अब कालब सी लिख लेते हैं। हमारे पास सी बराबर है 1 0 0 1। अब सी को देखें कि सी में हमारे पास है तो वतरी, लेकिन वतर के अरकान जो हैं वो एक एक हैं। तो इसका मतलब है ये कौन सा कालिब हुआ? हमारे पास वहदानी कालिब हुआ, कि जिसमें वतर के अरकान एक जैसे हैं। तो कालिब सी एक वहदानी कालिब है। उसके बाद हम कालिब डी लिखते हैं कि डी बराबर है हमारे पास 3 0 0 0। तो जब हम डी की बात करें तो डी में देखें वतर में हमारे पास एक रुकन है जो गैर 0 है, ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा कालिब है? हमारे पास कालिब डी। कालिब डी एक वतरी कालिब है। इसी तरह से कालिब ई हम लिखते हैं। तो कालिब ई बराबर लिखा हुआ है हमारे पास 5 -3 0 0 1 जमा 1। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 -3 को क्या लिख सकते हो? 2
सिफर सिफर, एक और एक कितना हो गया 2। इसको मजीद थोड़ा सा हमने सिंपलीफाई कर दिया। अब आप वत्तर के अंदर गौर करें, वत्तर के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2 2 एक जैसे हैं, ऊपर भी सिफर है और नीचे भी सिफर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वत्री है। और अपना वत्तर के अंदर एक जैसे अरकान हैं, 2 2 हैं, तो हम कह सकते हैं इसको कि ये कौन सा कालब है, ये एक स्केलर कालब है। तो कालब ई एक स्केलर कालब है क्योंकि इसके तमाम वत्तर के अरकान एक जैसे हैं। उसके बाद चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि नीचे दिए हुए कालब ए बी सी डी और ई कालमों के बिल तरतीब मनफी कालब मालूम करें। हमने मनफी कालब मालूम करने हैं, तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा कालब ए है, वो है हमारे पास 1 0 -1। इसका मनफी कालब क्या होगा, -a। और -a हम कैसे मालूम करेंगे कि हर रुकन को माइनस से ज़रब दे देंगे। जब आप 1 को माइनस से ज़रब देंगे तो ये -1 आएगा, सिफर वैसे सिफर रहेगा, और -1 को माइनस से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा, जमा का 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मनफी कालब आ गया 1 का। अब हम लेते हैं बी का। बी बराबर है 3 -1 2 1। अब इसका मनफी कालब लें। सादा से लफ्ज़ों में आप मनफी कालब कैसे लेंगे कि उनकी अलामतें ही बदल देंगे। 3 जमा का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 1 है तो जमा का 1, जमा का 2 है तो माइनस का 2, और जमा का 1 है तो माइनस का 1। कि जब हम माइनस से ज़रब देंगे सबकी अलामतें बदल जाएंगी। कालब सी, कालब सी है हमारे पास 2 6 3 2। अब बताएं इसका मनफी कालब -c क्या होगा। आप कहोगे -2 -6 -3 और -2। ये हो गया कालब सी का मनफी कालब। उसके बाद हम लिखते हैं कालब डी। कालब डी है -3 2 -4 और 5। तो इसका मनफी कालब क्या होगा, -d। हाँ जी, माइनस का 3 है तो जमा का 3, जमा का 2 है तो माइनस का 2, माइनस का 4 है तो जमा का 4, जमा का 5 है तो माइनस का 5। ये मनफी कालब हो गया डी का। उसके बाद हम लिखते हैं ई कि कालब ई बराबर है 1 -5 2 3। तो -e बराबर है इसका मनफी कालब। ई का मनफी कालब क्या होगा, जमा का 1 हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 5 हो गया जमा का 5, जमा का 2 हो गया माइनस का 2, और जमा का 3 हो गया माइनस का 3। तो ये तमाम अरकान के तमाम कालमों के हमारे पास मनफी कालब आ गए। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए हुए कालमों के ट्रांसपोज कालम मालूम करें। ये ट्रांसपोज भी हमने शुरू में सीखा था किस तरह से ट्रांसपोज लेते हैं। तो सबसे पहले हम कालब ए का जो है वो ट्रांसपोज लिखते हैं। हमारे पास कालब ए दिया गया है 0 1 -2। इसका हम ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए ऊपर टी लगा देंगे तो ये बन गया ए का ट्रांसपोज। अब क्या होगा ट्रांसपोज, हमारे पास ये एक कॉलम दिया गया है, इस कॉलम को हम कतार में लिख देते हैं 0 1 -2। तो ये हमारे पास कालब ए का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह से हम दूसरा कालब लिखते हैं बी, और वो है हमारे पास 5 1 -6। हम लिखेंगे बी का ट्रांसपोज। अब हमारे पास ये एक कॉलम दिया गया है तो इसकी उठा के हम एक कतार बना देते हैं 5 1 -6। तो ये क्या बन गया, हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ गया। हमारे पास कालब सी है 1 2 2 -1 3 0। हम कालब सी का लेंगे ट्रांसपोज। हाँ जी, हम क्या करेंगे कि इसकी पहली कतार को बना देंगे पहला कॉलम 1 2, और इसी तरह से दूसरी कतार को बना देंगे हम दूसरा कॉलम, तो वो 2 -1, और जो तीसरी कतार होगी 3 0 उसको बना देंगे हम तीसरा कॉलम। तो कतार को हमने बदल दिया कॉलम के अंदर, या फिर कॉलम को कतार में बदल दें तो क्या आ जाता है, ट्रांसपोज आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कालब डी, वो है 2 3 0 5। इसका हमने लेना है ट्रांसपोज, तो हम लिखेंगे डी का ट्रांसपोज बराबर है, हाँ जी, पहली कतार 2 3,
इसका बना देते हैं पहला कॉलम, दूसरी कतार 0 5 इसका बना देते हैं दूसरा कॉलम। तो ये आ गया हमारे पास ट्रांसपोज। हम कॉलम बी लिखते हैं 2 3 -4 5, इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज ई ट्रांसपोज। हाँ जी, बताएं पहली कतार क्या है 2 3, तो ये बन गया पहला कॉलम 2 3 -4 5 दूसरी कतार, तो हम लिख देंगे -4 और 5, ये दूसरा कॉलम बन गया। तो ये आ गया ट्रांसपोज ई का। हमारे पास एफ कॉलम है 1 2 3 4, इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज एफ ट्रांसपोज। हाँ जी, पहली कतार 1 2 बन गया पहला कॉलम 1 2, दूसरी कतार 3 4 बन गया दूसरा कॉलम 3 4, तो ये आ गया ट्रांसपोज। तो इस तरह से आसानी के साथ कतार को कॉलम या कॉलम को कतार में बदल दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, उस कॉलम का ट्रांसपोज आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो कॉलम दिए गए हैं ए और बी। उन्होंने कहा है हमसे कि पहले पार्ट में कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, मतलब ए का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लें तो दोबारा वही आ जाता है। इसी तरह से बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है बी के। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले पहला पार्ट कि हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर आ जाता है ए के, तो हम कॉलम ए ले लेते हैं पहले और उसका 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेके देखते हैं। कॉलम ए हमारे पास क्या है 1 2 0 1, हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज। हाँ जी, बताएं ट्रांसपोज हमने सीख लिया है। अब ट्रांसपोज बताएं कैसे लेंगे कि ये कतार है 1 2, इसको कैसे लिख देंगे कॉलम में। ये कतार है 0 1, इसको लिख देंगे कॉलम में 0 1। एक दफ़ा हमने ट्रांसपोज ले लिया, हम इसका दूसरी दफ़ा ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लें तो हमारे पास ये कतार क्या है 1 0 और 1 0 बन गया कॉलम। कतार क्या है 2 1 और 2 1 बन गया ये कॉलम। तो ये 2 दफ़ा ट्रांसपोज ले लिया। अब हम इसको ए के साथ इसका मवाजना करके देख लेते हैं कि हमारा पहला रुकन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 1 है और ए का भी 1 है, इधर 2 है इधर भी 2 है, इधर 0 इधर भी 0, 1 और 1, तो इसका मतलब दोनों के अरकान बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर किसके आ गया ए के। तो बस साबित हुआ कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर आ गया है ए के। अब हम सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट सेकंड कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी किसके बराबर होता है बी के। अब उसी तरह से हम कॉलम बी ले लेते हैं और कॉलम बी हमारे पास क्या है 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज लें एक दफ़ा। जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो पहली कतार पहला कॉलम बन गया, दूसरी कतार ये दूसरा कॉलम बन गया। इसका दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो पहली कतार 1 2 पहला कॉलम, दूसरी कतार 1 0 ये दूसरा कॉलम बन गया। तो 2 दफ़ा हमने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद अब इसको ए के साथ बी के साथ देख लेते हैं कि जब हमने 2 दफ़ा ट्रांसपोज लिया तो पहला रुकन 1 बी का भी 1 था, 1 दूसरा ये भी 1 2 ये भी 2 0 ये भी 0। तो इसका मतलब ट्रांसपोज लेने के बाद 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेने के बाद ये दोबारा वही क्या आ गया है बी आ गया है। तो हम लिख सकते हैं कि पास साबित हुआ कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होता है बी के। तो ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। उम्मीद है आप तमाम लोगों को ये अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।